नमस्कार साथियों, मैं एस यादव की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम शिक्षा शास्त्र की कुछ विधाओं को पढ़ेंगे। जो शिक्षा शास्त्र की जो विधाएं हैं उनका आधार जिसे कहा जाता है उसका नाम है शिक्षण यानी टीचिंग, उसकी बात करेंगे हम। और ये एक तरह से यदि हम कहें जो टीचिंग वाला जो पार्ट है जो एक वीडियो में समाहित नहीं हो सकता, इसके मैं कई वीडियो लेके आया हूँ और एक एक करके आपको देखिए इन विधाओं को समझाने की कोशिश करूंगा। इन विधाओं को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है और समझना है। क्यों? क्योंकि ये विधाएं हमारे चाहे L1 हो, L2 हो या द्वितीय श्रेणी हो या हमारा व्याख्याता हो, सभी स्तर पर काम आने वाली ये विधाएं हैं और इन विधाओं को हमें अच्छे से समझना है। तो आज की जो हमारी विधा है मूल रूप से जिसका नाम क्या है, शिक्षण, अर्थात हम जिसे कहते हैं टीचिंग, इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन शिक्षण पे आने से पहले देखिए हम जानेंगे शिक्षण शास्त्र क्या है। और शिक्षण शास्त्र को अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है पेडागोजी। क्या कहा जाता है? पेडागोजी। कौन सी भाषा में कहा जाता है? अंग्रेजी में। देखिए अब बात आती है ये जो पेडागोजी शब्द है इसकी उत्पत्ति, यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है? ग्रीक भाषा से देखिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ग्रीक भाषा के अंदर यदि हम देखते हैं तो एक शब्द है जिसे कहा जाता है पेडागोगस। ये देखिए इस शब्द से, अब ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बात आती है कि दो शब्द कौन कौन से? देखिए सबसे पहले एक शब्द है पेडा। ये देखिए पेडा का अर्थ होता है बच्चा, इसका अर्थ क्या होता है? बच्चा। और उसके बाद देखिए गोगस का अर्थ होता है बढ़ाना। एक तरह से गोगस जिसका अर्थ क्या होता है? बढ़ाना। इस तरह से देखिए कैसे आगे आगे बढ़ाना। अगर दोनों को जोड़ दें तो बच्चे को क्या करना है? बच्चे का विकास करना, बच्चे को आगे बढ़ाना। जिस विज्ञान के अंदर, जिस शास्त्र के अंदर देखिए हम बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं और बच्चे को एक व्यवस्थित ज्ञान देते हैं, उसी विषय को कहा जाता है देखिए शिक्षण शास्त्र, या हम कह सकते हैं शिक्षण की प्रक्रिया का व्यवस्थित अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा शास्त्र एक कला है, परंपरागत लोग मानते थे, लेकिन आजकल कहा जाता है इसे कला और विज्ञान दोनों है। इसी का आजकल एक नया नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसे कहा जाता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी को कहा जाता है पद्धति विज्ञान या रीति विज्ञान, जो इसी का एक पार्ट है हमारे शिक्षा शास्त्र का। अब देखिए शिक्षा शास्त्र की जो महत्वपूर्ण कड़ी है उस कड़ी का नाम है टीचिंग, और टीचिंग को हिंदी में कहा जाता है शिक्षण, जो काफी महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी देखिए टीचिंग। और यहीं से देखिए हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षण क्या है। देखिए हम सारे दिन भर बोलते रहते हैं टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, बट देखिए टीचिंग को यदि हम देखें तो वास्तव में जो शिक्षण है अपनी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं सीखने सिखाने की प्रोसेस है। अर्थात अगर इसके अर्थ को देखें शिक्षण क्या है तो अर्थ में देखिए हम कहते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। किस चीज की? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। किसको कहा जाता है? टीचिंग को कहा जाता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है इसका अध्ययन हम देखिए जिस विज्ञान में करते हैं उसी का नाम है शिक्षण शास्त्र। तो यहाँ पर देखिए हम इसी प्रक्रिया को जानेंगे कि ये शिक्षण है क्या, जिसके अंदर सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का देखिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ और उस चीज में देखते हैं दो पहलू हैं हमारे पास, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सीखने वाला जिसे कहा जाता है शिक्षार्थी और सिखाने वाला जिसे कहा जाता है शिक्षक। दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं इस प्रक्रिया के, एक कौन है? शिक्षक, और दूसरा है हमारे पास शिक्षार्थी। दो पहलू हैं। अब देखिए ये कौन है? सिखाने वाला, सिखाने वाला, और ये कौन है? सीखने वाला। इसीलिए तो हमने कहा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब ये देखिए जो सीखने वाला इसको हम अधिगमकर्ता भी कहते हैं।
क्या कहते हैं हम इसको, अधिगम करता भी है, अर्थात सीखने वाला। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं, शिक्षक सिखाना चाहता है शिक्षार्थी को, और शिक्षार्थी देखिए रेस्पॉन्स करता है कि मैंने क्या सीखा, मुझे ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ये दोनों क्रियाएं देखिए साथ चलती रहती है। सीखने और सिखाने वाले के बीच में क्या होती है, प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस अपनाई जाती है। और इसी प्रक्रिया के अंदर देखिए दोनों के बीच में क्या होती है, अंतः क्रिया होती रहती है, इंटरेक्टिव होता रहता है। और किस चीज को लेकर अंतः क्रिया होती है, किसी ना किसी विषय वस्तु को लेकर ये अंतः क्रिया होती है, या हम कह देते पाठ्य वस्तु। विषय वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, पाठ्य वस्तु, या हम कह सकते हैं प्रकरण। पाठ्य वस्तु को लेकर क्या होती रहती है, अंतः क्रिया होती है। और इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है शिक्षण। तो शायद आप अर्थ समझ गए होंगे, शिक्षण क्या है, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया। अगर उसके अंदर हम देखें, एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, और उसके अलावा इस प्रक्रिया के अंदर क्या होती है, दोनों के बीच में अंतः क्रिया होती है, जिसे एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला, और किसको लेकर होती है, विषय वस्तु को। लेकिन फिर भी देखिए इसको अर्थ को हम दो रूपों में देखते हैं। एक संकुचित अर्थ में, जो परंपरागत हमारे शिक्षा शास्त्री थे, जो केवल कक्षा कक्ष के रूप में मानते थे शिक्षण, और कक्षा कक्ष के बाहर यदि कोई शिक्षण होता है तो उसको शिक्षण नहीं मानते थे। लेकिन आधुनिक हमारी जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो देखिए कहते हैं कि नहीं, शिक्षण क्या है, पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस का नाम है। तो वो पूरे जीवन से जोड़ते हैं। अब पूरे जीवन के अंदर एवरी टाइम कक्षा कक्ष तो होता नहीं है, इसलिए हम उसे कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण। और कक्षा कक्ष में होता है वो हमारा कैसा होता है, औपचारिक शिक्षण होता है। इसी चीज को हम देखिए दो अर्थों के अंदर देखते हैं शिक्षण का अर्थ। एक तो देखते हैं संकुचित अर्थ में, और एक देखते हैं हम व्यापक अर्थ में। सबसे पहले देखिए संकुचित अर्थ में देखें तो ये हमारी जो शिक्षण की व्यवस्था होती है, इसे कहते हैं औपचारिक शिक्षण। कैसी व्यवस्था है, औपचारिक। अब देखिए औपचारिक जो शब्द है, इसका अर्थ होता है नियमबद्ध क्रमबद्ध रूप से, जो व्यवस्थित रूप से जो टीचिंग कराई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, औपचारिक। जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर, या हम कह दें जैसे हमारे कक्षा कक्ष में, जो कक्षा कक्ष के अंदर एक देखिए शिक्षक और शिक्षार्थी और विषय वस्तु को लेकर जो टीचिंग कराई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, औपचारिकता। अर्थात उसे संकुचित अर्थ में हम परिभाषित करते हैं। और इसके अंदर देखिए हम और भी आगे इसको सही रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि बालक को औपचारिक रूप से शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में ज्ञान और परामर्श देना। कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा बालक को क्या देना, कक्षा कक्ष में ज्ञान व परामर्श देना। क्या देना, परामर्श देना। किसको परामर्श देना, यदि हम परामर्श की बात कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष के अंदर या औपचारिक रूप से ज्ञान और परामर्श देने को हम क्या कहते हैं, ये एक संकुचित अर्थ में माना जाता है। इसका मूल रूप ये है औपचारिकताएं हो और साथ में कक्षा कक्ष हो, वहाँ टीचिंग जो होती है उसको देखिए हम कहते हैं यहाँ पर एक तरह से ये संकुचित अर्थ में। दूसरा देखिए जो संकुचित अर्थ है, इसके अंदर कुछ विद्वानों की अवधारणाएं भी हैं, जैसे एडम्स के अनुसार, एडम्स महोदय देखिए जो कहते हैं, वो कहते हैं शिक्षण जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया माना इसे, द्विमुखी में दो मुख, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। शिक्षक और दूसरा कौन होता है, शिक्षार्थी। और इन दोनों के मध्य देखिए सीखने सिखाने का कार्य होता है। किसने कहा, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी कहाँ होते हैं, कक्षा कक्ष में। फिर आते हैं देखिए रायबर्न और जॉन डेवी साहब, उन्होंने त्रिमुख प्रक्रिया कहा, और त्रिमुख के अंदर दो तो ये हैं और एक किसको शामिल कर दिया, विषय वस्तु को शामिल किया इसके अंदर। इसलिए देखिए हम कह देते हैं रायबर्न एवं जॉन डेवी के अनुसार, जॉन डेवी के अनुसार ये इसको कहते हैं त्रिमुख प्रक्रिया। त्रिमुख प्रक्रिया, शिक्षण क्या है, एक प्रोसेस है, लेकिन कैसी प्रोसेस है, त्रिमुख प्रक्रिया है। अर्थात तीन के अंदर किस किस को शामिल किया गया, एक हमारा शिक्षक जो सिखाता है, और दूसरा हमारा शिक्षार्थी
जो सीखने वाला होता है। और तीसरा, किस चीज को लेकर देखिए अंत्य क्रिया करते हैं, विषय वस्तु को लेकर करते हैं, विषय वस्तु। इन तीन चीजों को हम शामिल करते हैं किसके अंदर, रायबर्न और जॉन डीवी के अनुसार, इसलिए त्रिमुख प्रक्रिया। ये अर्थ था हमारा संकुचित अर्थ। आप इसको ऐसे मान लीजिए, स्कूल और कॉलेजों में अर्थात कक्ष में जो टीचिंग कराई जाती है वो ही शिक्षण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्री कहते नहीं, इससे भी परे है हमारी शिक्षण। शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा शिक्षण क्या है, जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जो देखिए चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। अब आप देखिए इसे, बालक कक्ष में तो सीखता है तो हम संकुचित, लेकिन घर जाकर भी बालक सीखता है, अखबार से, रेडियो से, टीवी से भी सीखता है। डिस्टेंस एजुकेशन की किताबें बच्चा अपने घर पर पढ़ता है तो वहां भी देखिए पढ़ता है वो, तो शिक्षण वहां भी होता है। घर के अंदर दादा दादी से भी कुछ कहानियां सुनता है तो वहां से भी देखिए वो क्या करता है, टीचिंग करता है। इसलिए शिक्षण को कहा गया है जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया। कौन मानते हैं, ये मानते हैं देखिए आधुनिक अर्थ में, यानी व्यापक अर्थ में। और इसके अंदर ये जो जीवन भर चलती है, इसके दो रूप होते हैं, एक को हम कहते हैं औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। दूसरा रूप कौन सा होता है, अनौपचारिक टीचिंग। औपचारिक कक्ष में, अनौपचारिक कहीं भी कैसे भी, जैसे साक्षरता के कार्यक्रम में लोगों को साक्षर किया जाता है तो वो कैसी टीचिंग होती है, अनौपचारिक। अखबारों से, टीवी से, रेडियो से जो हम सीखते हैं या पढ़ते हैं वो हमारी कैसी टीचिंग होती है, अनौपचारिक। इस तरह से दो रूपों में बांटा गया और इसके अर्थ को हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम यहां पर देखेंगे इनकी कुछ परिभाषाएं टीचिंग की, और टीचिंग की जो परिभाषाएं जो दी गई हैं, तो सबसे पहले देखिए स्मिथ के अनुसार क्या कहा है स्मिथ ने। अगर हम बात करें, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण किसकी क्रियाओं का मतलब प्रक्रियाएं, प्रोसेस की क्या बताई गई, एक मेथड्स बताया गया जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। बच्चे के अंदर क्या करती है, उत्सुकता जागृत करती है, किसकी, सीखने की। कौन कहते हैं, स्मिथ महोदय। और देखिए एक डेफिनेशन और आती है अपने इसके अंदर, जिस जो है क्लार्क के अनुसार दी गई। क्लार्क महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं शिक्षण वह प्रक्रिया है, यानी फिर बार बार एक ही शब्द कहा जाता है, प्रोसेस, प्रक्रिया है, जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टीचिंग कहा जाता है। अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। कौन कह रहे हैं, क्लार्क साहब कहते हैं। उसके बाद देखिए एक बात आती है, जो टीचिंग है, तो टीचिंग की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, अर्थात उसका स्वरूप क्या है। स्वरूप में सामान्यतः पूछा जाता है कला है या विज्ञान। प्राचीन शिक्षा शास्त्री इसे कला मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि शिक्षण कराना एक व्यवसाय है, और इस व्यवसाय के अंदर दक्षता तभी हासिल हो सकती है जब बालक के अंदर कला के गुण हो। क्योंकि कला का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट, और वैसे इसका अर्थ होता है तरीका। अर्थात बच्चे को जब अभ्यास कराया जाए तो उसके बाद उसमें दक्षताएं उत्पन्न होती हैं, और दक्षता जब देखिए उत्पन्न होती है तो बच्चे में धीरे धीरे किस में बदल जाती है, कौशल में। और कौशल का मतलब होता है कि वो अपने विषय में पारंगत हो जाता है। अर्थात टीचिंग क्या है, एक कला है। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्री कहते हैं नहीं, कला के साथ साथ विज्ञान। क्योंकि आप पढ़ाने में तो पारंगत हो गए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पारंगत है, लेकिन आपको कब कौन सी विधा को पढ़ाना है, इसके लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। विज्ञान का अर्थ सीधा सा लगाते क्रमबद्ध या व्यवस्थित, और कार्य कारणों में संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान हमें सिखाता है ज्ञान को व्यवस्थित करना, या कार्य को व्यवस्थित करना सिखाता है। इसीलिए देखिए हम इसकी प्रकृति के अंदर ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया। अभी हम पढ़ चुके, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में विषय वस्तु को लेकर क्या हुई थी, अंतःक्रिया। इसलिए हम कहते हैं अंतःक्रियात्मक प्रोसेस है। दूसरा देखिए, शिक्षण में सीखना एवं सिखाना होता है, बिल्कुल सही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। और देखिए शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। उसके बाद शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति में क्या डेवलप हो जाते हैं, कौशल डेवलप हो जाते हैं जब हम चीजों का अभ्यास करते हैं और उसमें वो पारंगत हो जाता है।
शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। शिक्षण देखिए एक तरह से हम कहते हैं सामाजिक, जैसे कक्ष में हम देखते हैं बहुत बड़े समूह के रूप में काम लिया जाता, बट ये शिक्षण एक व्यवसाय भी है। टीचिंग एक क्या है, व्यवसाय भी है, और ये व्यवसाय का कार्य ये कौन करता है, एक शिक्षक करता है। अब देखिए ये प्रकृति और जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उनके आधार पर बहुत सारी विशेषताएं बनती हैं, तो हम यहां नोट कर सकते हैं शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। और देखिए बात आती है जब शिक्षण की विशेषताओं में, सबसे पहले शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया भी होती है। दूसरा देखिए शिक्षण क्या है, एक व्यवसाय है। शिक्षण क्या है, एक कौशल है, जो अभी हम देख रहे, एक व्यवसाय है और एक कौशल है। इसके अलावा शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है। और देखिए शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान है, जो देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं, कला भी है और विज्ञान भी है। उसके अलावा देखिए हम और भी चीजों के रूप में हम इसे देखते हैं। शिक्षण क्या है, शिक्षण को जैसे हमने पहले ही बताया था, ज्ञान देना और बच्चों को निर्देश देने की प्रक्रिया भी है, निर्देशात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण का देखिए हम मापन भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए शिक्षण को हम कई रूपों के अंदर देखते हैं। और भी देखिए हम लिख देते हैं कि शिक्षण हमारा है क्या। शिक्षण देखिए विकासात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया भी है, जो शिक्षा का विकास करती है। विकासात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया देखिए इस तरह से देखिए हम कई रूपों के अंदर लिख देते हैं। और सामान्य सी बात है, ये क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो ये एक विशेषता ये भी बन जाती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो एक अच्छे टीचिंग की क्या विशेषताएं हो सकती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें ये भी जानना है कि जिसे हम कहते हैं ना बेस्ट टीचिंग क्या है। उसके लिए एक बेस्ट टीचर आवश्यक होता है, जिसके अंदर कौशल हो, और यदि कौशल नहीं है तो अच्छा शिक्षण हो ही नहीं सकता। उसी चीज को देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अगर व्यक्ति स्वयं नहीं सीख रहा है तो देखिए वो अच्छी टीचिंग करा ही नहीं सकता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, शिक्षक वह है जो पहले खुद जलता है, पहले खुद तपता है, फिर अपने शिक्षार्थियों को देखिए शिक्षा देता है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को कभी नहीं जला सकता, पहले दीपक को स्वयं जलना पड़ेगा, तब जाकर दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। इसी तरह से देखिए इसमें छात्र शिक्षक संबंध मधुर होते हैं, बिल्कुल होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि अंतःक्रिया, अगर मधुर संबंध नहीं है तो देखिए अंतःक्रिया नहीं होगी। शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक। निदान देखिए एक शब्द आता है हमारे टीचिंग में जो चिकित्सा विज्ञान से लिया गया। निदान को अंग्रेजी में कहा जाता है डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस का मतलब होता है, देखिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में रोगों के लक्षणों का पता लगाना, जांच करवाना, डायग्नोसिस। ऐसे ही शिक्षा के अंदर देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है टीचिंग कराते समय, उन प्रॉब्लम्स का पता लगाना क्या कहलाता है, निदान, और इसीलिए कहते हैं निदानात्मक। जब हमें समस्या का पता लग जाता है तो तुरंत हम उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं, और उसे कहा जाता है उपचार। और देखिए अच्छे शिक्षण के लिए प्रभावशाली नियोजक आवश्यक, बिल्कुल सही बात है। अब बेस्ट टीचिंग जब ही हो सकती है जब उसका कोई प्लानर हो, प्लानिंग करने वाला हो। अच्छा शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए शिक्षक के अंदर पहले कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसके जो संवेग होते हैं ना, वो सारे क्या होंगे, स्थिर होंगे। अगर वो स्थिर नहीं है तो वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं पाता है शिक्षक। और बात करते हैं, देखिए अच्छा शिक्षण वर्तमान तथा भावी तैयारी का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि दोनों चीजों को साथ जोड़ के चलता है।
फिर देखिए, अच्छा शिक्षण छात्रों को पूर्व ज्ञान व शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है, बेस्ट टीचिंग के लिए पूर्व ज्ञान, क्योंकि जब तक हम बच्चे को पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तब तक अच्छा शिक्षण हम करा ही नहीं सकते। अच्छे शिक्षण में सभी कार्यों, शिक्षण विधियों तथा दशाओं को समावेश किया जाए। अच्छे शिक्षण में सब होते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं, उनके मेथड्स होते हैं, व्यू रचनाएं होती है, शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती है, सबको शामिल हम करते हैं। और देखिए, अच्छा शिक्षण प्रोत्साहन देने वाला होता है, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ाने वाला होता है, एवं प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मिलजुल के जो कार्य किया जाता है उसको प्रजातांत्रिक। अच्छा शिक्षण जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। यहां देखिए, अच्छा शिक्षण लिखना है, कई बार त्रुटि रह जाती है इस तरह की। अच्छा शिक्षण जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। कैसा ज्ञान? जीवन उपयोगी। अच्छा शिक्षण उदारता, पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण एवं सहकार से परिपूर्ण होता है। सहकारी मिलजुल के जिसे किया जाता है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। अब आते हैं देखिए अपने इसके अंदर शिक्षण के सिद्धांत। सामान्य छोटे लेवल पर इनको पूछा जाता है, प्राथमिक स्तर के ऊपर, या देखिए L2 के अंदर होता है, उसमें पूछ लिए जाते हैं शिक्षण के सिद्धांत होते क्या हैं। देखो, जब शिक्षण को जब हम कराते हैं तो उसके नियम और सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया जाता है कि हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करानी है, ताकि हमारे शिक्षण में क्या आ जाए, एक तरह से कुशलता आ जाए। उसी चीज को हमने लिखा है, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन सिद्धांतों पर अनुसरण किया जाता उन्हें शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। उन्हें हम किसके सिद्धांत कहते हैं? उसे शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है, टीचिंग। और जिन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनका हम देखिए यहाँ देखेंगे अनुसरण एक एक। जैसे रुचि जागृत करने का पहली सीढ़ी है पढ़ने की। अगर बालक में आपने रुचि डेवलप नहीं की तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। तो पहली सीढ़ी क्या है? बच्चे में रुचि या रोचकता उत्पन्न करना, फिर बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? क्रियाशीलता, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को देखिए सक्रिय रखना है, कोई ना कोई टास्क दिया जाए ताकि बच्चा काम करता रहे। अगर बच्चे को कार्य नहीं दोगे तो उसका शिक्षण में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। बच्चे से ज्यादा कार्य करवाया जाए। इसीलिए आजकल कहा जाता है टीचिंग को बाल केंद्रित शिक्षण भी कहा जाता है। फिर देखिए उसके बाद नियोजन। बिना प्लानिंग के टीचिंग होती ही नहीं है। शिक्षण को क्या करना? पहले पूरा प्लान तैयार करना। जैसे आपने सुना होगा ना, पाठ्य योजनाएं। कक्ष में आने से पहले शिक्षक पूरी तैयारी करके आता है। फिर आता है चयन। अब देखिए कौन सी कक्षा को पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, और उसमें कौन सी विधियों को काम में लेना है, कौन सी व्यू रचना बनानी है, कौन सी अधिगम सामग्री काम में ले, इन सब का चयन करना पड़ता है शिक्षक को। इसलिए कहा जाता है चयन का सिद्धांत। प्रेरणा। अब देखिए शिक्षक ये टीचिंग ऐसी होनी चाहिए प्रेरणादायक, जो बच्चे को प्रेरणा दे और आगे बढ़ाती हो। फिर दे रखा सह संबंध, इसे समवाय भी कहते हैं। समवाय का या सह संबंध का मतलब एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। दो तरह के सह संबंध होते हैं, एक लंबवत और दूसरे को हम कहते हैं क्षैतिज, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल टाइप के होते हैं। अगर एक ही विषय की विभिन्न शाखाएं पढ़ रहे हैं तो उसे लंबवत सह संबंध कहते हैं, और यदि एक ही कक्षा के विभिन्न विषयों को जोड़कर पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है क्षैतिज सह संबंध। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें व्यक्तिगत भिन्नता बहुत अच्छी बात है। हमारी कक्षा के अंदर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ उच्च बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं तो कुछ निम्न बौद्धिक क्षमता वाले, और कुछ बालक देखिए हमारे मध्यम स्तर के भी होते हैं, एवरेज। सभी बच्चों को टीचिंग करानी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उच्च स्तर के जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है और मध्यम स्तर के बच्चों के लिए कौन सी विधाओं को अपनाना है। फिर आता है देखिए तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। जैसे आप टीचिंग कराएं तो उसका फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक का मतलब यह है कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद आता है निश्चित उद्देश्य। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जाता। टीचिंग का पहला ही क्या चीज होती है? उद्देश्यों का निर्धारण। जैसे शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उनका क्या किया जाता है? एक तरह से निर्धारण किया जाता है। मनोरंजन। कई बार देखिए कक्षा के अंदर हमें आवश्यकता पड़ती है मनोरंजन की, ताकि बच्चे की थकान दूर हो जाए।
और बच्चे की थकान दूर करने के लिए और एकाग्रता को देखिए बनाए रखने के लिए कौन से सिद्धांत को अपनाया जाता है? मनोरंजन का सिद्धांत। फिर है जीवन से संबंध स्थापित करना, बहुत बड़ी बात है। किताबी ज्ञान ही नहीं हो, उस किताबी ज्ञान से उसे जीवन जीने का ज्ञान भी मिलता हो, अर्थात ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा और उनमें संबंध स्थापित करते हुए। तो ये क्या है? हमारे सिद्धांत। अब देखिए अपने इसके अंदर हम देखते हैं अगला जो टॉपिक आता है जिसका नाम है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के जो सूत्र हैं ये बड़े काम के होते हैं। ये शिक्षण को क्या दिखाते हैं? दिशा दिखाते हैं। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? जो शिक्षण को देखिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, शिक्षण के लिए दिशा दिखाने का काम, रास्ता दिखाने का काम करते हैं, दिशा या पथ प्रदर्शक। कि हमें देखिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ कौन से सूत्रों को अपनाए बच्चा जल्दी से जल्दी चीजों को सीखे और विधाओं को अच्छे से समझे, इन्हें कहा जाता है शिक्षण के सूत्र। अब देखिए शिक्षण के सूत्रों के निर्माण करने में जो योगदान दिया है वो योगदान देने वाले थे जॉन कॉमिनियस, जिसे आधुनिक शिक्षा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जॉन कॉमिनियस। उसके अलावा देखिए हर्बर्ट और तीसरा है रूसो। इनका योगदान सर्वाधिक रहा शिक्षण सूत्रों के निर्धारण के अंदर। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं और शिक्षण सूत्र होते क्या है। रेमंड के अनुसार कहते हैं शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं, किसका? शिक्षक का। और ये हमेशा देखिए कैसे होते हैं? बाल केंद्रित होते हैं। बच्चे को ध्यान में रखकर इन्हें तैयार किया जाता है। याद रखना शिक्षण सूत्र होते हैं शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित। ये हमेशा कैसे होते हैं? बाल केंद्रित होते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कौन कहते हैं? रेमंड कहते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक एक करके शिक्षण सूत्रों को देखेंगे जो हमारे शिक्षण को क्या करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, शिक्षण को सरल, सहज और रोचक बनाने का कार्य भी करते हैं। क्या? शिक्षण के सूत्र। सबसे पहले देखिए हम सूत्र लिखते हैं सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर या जटिलता की ओर। बच्चों को देखिए कैसी विधाएं सिखानी चाहिए। पहले सरल सरल चीजें सिखानी चाहिए और उसके बाद जटिल चीजें सिखानी चाहिए, या इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? जटिल। देखिए कैसी चीजें सिखानी है? जटिल। दूसरी देखिए बच्चे को मूर्त रूप से चीजें पहले बतानी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, और देखिए इसके अंदर मूर्त से अमूर्त के साथ इसी को हम कह देते प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अप्रत्यक्ष की ओर। ये हमारे शिक्षण के सूत्र हैं कि बच्चे को पहले कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए और बाद में कौन सी चीजें पढ़ानी चाहिए। और फिर देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये प्रत्यक्ष चीजें एक तरह से हम कहते हैं इनको स्थूल यानी बड़ी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर। और देखिए इसके अंदर यदि हम देखते हैं पूर्ण से अंश की ओर, या हम कह देते अनिश्चित से निश्चितता की ओर, अनिश्चित निश्चितता की ओर। और तो ये 5 हो गए। उसके बाद छठा शिक्षण सूत्र जो मैंने अभी बोला था, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर यदि हम बात करते हैं तो ये विचारधारा है गेस्टाल्ट पर आधारित। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किन सी विचारधारा पर आधारित है? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट विचारधारा पर। दूसरा एक महत्वपूर्ण देखिए सूत्र और पूछा जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर।
ये देखिए, विश्लेषण से क्या है, संश्लेषण की ओर। अब देखिए हम बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और विश्लेषण का मतलब होता है विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना। और देखिए जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके विषय वस्तु को बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं विश्लेषण, और बाद में इसका सारांश लिखना। और जब देखिए हम सारांश लिखते हैं, सारांश लिखना या बताना, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह से संश्लेषण। तो पहले विश्लेषित करिए चीजों को। आप देखना हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो किताब होती है ना, उसके ऊपर एक तरह से क्या लिखा रहता है, सही मायने में यदि हम देखते हैं उसके ऊपर पहले हमारे पाठ को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करके पढ़ाया जाता है, और बाद में उसमें पाठ का क्या दिया होता है, सारांश, मूल्यांकन प्रश्नों से पहले। और उसी विधा को कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण। अब देखिए ये जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, ये आगमन विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर आधारित, आगमन विधि पर आधारित। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संश्लेषण विश्लेषण का संबंध कौन सी विधि से है, आगमन विधि पर आधारित। बात आती है आगमन विधि में होता है कि आगमन विधि में सबसे पहले दिया जाता उदाहरण, और फिर उस उदाहरण की सहायता से क्या स्थापित किए जाते हैं, नियम, सूत्र या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निगमन विधि इसके जस्ट उपरीत होती है। उसके अंदर पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। अर्थात उदाहरण से क्या करना, सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस तरह से देखिए हमारे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, एक तो है पूर्ण से अंश की ओर, दूसरा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और इस तरह से हम और भी बहुत सारे सूत्रों को देखिए एक तरह से लिख सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो हमारे पास सूत्र हैं वो कितने, 7। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण के चरों की बात करें तो देखिए टीचिंग को 3 चरों में विभक्त किया गया। कितने चरों में बांटा गया है, 3 चरों के अंदर। एक चर को कहा जाता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, और दूसरे चर को देखिए कहा जाता है आश्रित चर, आश्रित चर, है ना, वेरिएबल्स। अब देखिए स्वतंत्र चर माना गया शिक्षक को, शिक्षक, और शिक्षक के ऊपर आश्रित कौन होता है, बालक। तो हम इसको कहते हैं शिक्षार्थी या बालक। जैसा शिक्षक शिक्षण कराएगा बच्चा वैसा ही पढ़ता चला जाता है। अब एक ऐसा चर भी होता है, ना उसमें स्वतंत्र होता है ना आश्रित होता है, इन दोनों के बीच को जिसे कहा जाता है मध्यस्थ, मध्यस्थ चर। और मध्यस्थ चर में देखिए जोर दिया जाता है हस्तक्षेप पर, और इसीलिए इसे कहा जाता है हस्तक्षेप चर भी कहते हैं। किस चीज का हस्तक्षेप किया जाता है, शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा देखिए विषय वस्तु, उसके अलावा उसका प्रकरण, उसकी विधियां और उसके शिक्षण अधिगम सामग्री, सबको मध्यस्थ चर के अंदर जो हस्तक्षेप पर आधारित होती हैं। हस्तक्षेप पर आधारित क्या होता है, प्रकरण, या हम प्रकरण को क्या कहते हैं, विषय वस्तु, जिसको पढ़ाया जाना है। उसके बाद उस विषय वस्तु की व्यू रचना, और उसके बाद देखिए उसकी व्यू रचना के साथ साथ उसको पढ़ाने की विधि, और उसके साथ साथ उसकी प्रविधि, ये सब चीजें देखिए शामिल होती हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री को हम कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये सब किस में आती है, मध्यस्थ चर में। एग्जाम में पूछा जाता है टीचिंग के कितने चर होते हैं, 3 चर। स्वतंत्र कौन होता है, शिक्षक, और बालक आश्रित, और दोनों का बीच का पार्ट क्या कहलाता है, हमारा हस्तक्षेप चर या मध्यस्थ चर, जिसमें विषय वस्तु और ये विधियां वगैरह, इन व्यू रचनाओं सबको शामिल किया जाता। अब एक चीज और पूछ ली जाती है साथियों, शिक्षण के जो चर हैं इनके आधार पर देखिए कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है। शिक्षण चरों के आधार पर 3 प्रकार के कार्य होते हैं, और 3 प्रकार के कार्य देखिए शिक्षण चरों के कार्य। पहला कार्य दे रखा है शिक्षण पूर्व कार्य, पढ़ाने से पहले का कार्य। दूसरा दे रखा पढ़ाते समय के कार्य, और फिर तीसरे नंबर पर आता है पाठ को पढ़ाने के बाद, जिसे कहा जाता है शिक्षणोपरांत कार्य। जब हम पढ़ाना शुरू करते उससे पहले हम करते हैं निदान।
इसीलिए निदानात्मक कार्य, इनको क्या कहा जाता है? निदानात्मक। निदानात्मक कार्य में होता है समस्याओं का पता लगाना या बालक के स्तर का पता लगाना, किस बालक को पढ़ाना है, कौन सी कक्षा को पढ़ाना है, कौन से विषय को पढ़ाना, ये सारा पूर्व तैयारी के कार्य होते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण। जब कक्षा में शिक्षक पहुंच जाता है तो निदानात्मक स्तर के आधार पर या निदानात्मक परीक्षण के आधार पर क्या कराएगा? वो उपचार करेगा और उसे कहते हैं उपचारात्मक कार्य, जिसके अंदर मूल रूप से देखिए पढ़ाया जाता है। सारी विधाओं को पढ़ाने के बाद, पाठ का विकास करने के बाद देखिए आता है शिक्षणोपरांत। शिक्षणोपरांत का मतलब होता है जो कुछ पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करना। तो यहां पर इस कार्य को कहा जाता है मूल्यांकन। कौन सा कार्य होता है? मूल्यांकन कार्य। तो देखिए शिक्षण चरों के आधार पर कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं, एक निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकनात्मक कार्य। और इन्हीं तीनों को हमने 3 भागों में बांटा है, शिक्षण पूर्व का कार्य, शिक्षण अंत्य कार्य और शिक्षणोपरांत कार्य। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर एक एक करके क्या करते हैं? इन शिक्षण के चरों को पढ़ते हैं। अब आता है देखिए शिक्षण के स्वरूप। अब स्वरूप या प्रकार की यदि हम कहें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था के आधार पर यदि हम देखते हैं तो इसके जो प्रकार होते हैं ना, तो 3 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षण, दूसरा अनौपचारिक, और एक होता है निरौपचारिक। 3 प्रकार के शिक्षण बताए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और तीसरे नंबर पर आता है इनफॉर्मल। तो इस तरह से देखिए 3 प्रकार के, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ये क्या होता है? नियमबद्ध, यानी जो कक्ष में शिक्षण कराया जाता है उसे कहा जाता है औपचारिक। कक्ष के अलावा जो बाहर शिक्षण कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक। और एक आता है निरौपचारिक, जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बच्चा पढ़ता है। इन दोनों के बीच का पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। इस तरह से देखिए यहां पर हम और भी वर्गीकरण देखें, बहुत प्रकार। शिक्षण के उद्देश्य कितने होते हैं? 3। तो हम क्रम से लिख सकते हैं, ज्ञानात्मक, दूसरा कौन सा होता है? भावात्मक, और तीसरा होता है क्रियात्मक। और यह वर्गीकरण जो किया था B.S. ब्लूम ने किया था। ठीक है, जो शिक्षण के उद्देश्यों को बांटा था कितने भागों में? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और देखते हैं, देखिए इसके बाद जो वर्गीकरण अपने इसके अंदर आते हैं, शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर। शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य करना। प्रस्तुतिकरण, पहला कार्य कौन सा आता है? प्रस्तुतिकरण। दूसरा कार्य देखिए शिक्षक द्वारा क्या किया जाता? प्रदर्शन का कार्य। और तीसरे नंबर पर आता है देखिए कार्य करना। तो हम कहते हैं शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 कौन कौन से? एक प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा वर्क, कार्य करना। ऐसे देखिए और भी वर्गीकरण किए गए शिक्षा पद्धति के आधार पर। शिक्षा पद्धति के आधार पर देखिए टीचिंग 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम टीसीपी और एक को कहते हैं सीसीपी, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। इसे कहा जाता है शिक्षण या शिक्षक केंद्रित शिक्षण, और इसे कहा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण।
जो बच्चा केंद्र में रखा है। ये मनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक होती है। इसमें देखिए शिक्षक प्रधान होता है और इसमें बालक प्रधान होता है, शिक्षक गौण होता है, सहयोगी परामर्श, और यहाँ बालक देखिए बिल्कुल गौण होता है। ये प्रभुत्ववादी और निरंकुश शिक्षण को बताता है, तो ये लोकतांत्रिक शिक्षण को बताता है। दो तरह की पद्धतियां आपने इसके अंदर दे रखी हैं। और इसके बाद देखिए शिक्षण स्वरूप के आधार पर, शिक्षण स्वरूप के आधार पर भी देखिए हम शिक्षण को 3 भागों में बांटते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक और वर्णनात्मक। कितने भागों में बांटते? 3। एक तो होता है जो हम टीचिंग कराते हैं निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक, उपचार करना, उपचारात्मक, और एक वर्णन करना, वर्णनात्मक। तो कितने प्रकार का हो गया अपने पास? 3 प्रकार का, निदानात्मक, उपचारात्मक और वर्णनात्मक। इस तरह से देखिए अपना ये चैप्टर एक छोटा सा था जिसका पहला पार्ट था। शिक्षण के अर्थ को देखा, शिक्षण की विशेषताएं देखी, शिक्षण की प्रकृति को हमने देखा, और उसके बाद देखिए हमारी इसी शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर हम एक एक विधाओं को पढ़ते गए और अंत में हमने शिक्षण के स्वरूप देखे। अनेक प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया, चाहे उद्देश्यों के आधार पर हो, चाहे व्यवस्थाओं के आधार पर हो, या चाहे स्वरूप के आधार पर। और इसके बाद हम अगला वीडियो के अंदर देखेंगे और शिक्षण की विधाओं को एक एक करके अध्ययन करेंगे। चाहे हमारे वीडियो 3 बने या 4 बने, सारे वीडियो को आपको जोड़कर देखना है, तब जाकर आप पूरा शिक्षण को समझ पाओगे। धन्यवाद सभी को।